सुप्रभात मित्रों, मैं कैलाश भांबरे आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। सबसे पहले हमें जानना है कि वाक्य क्या होता है। हम जानते हैं कि जो भाषा हम बोलते हैं अपने भावों को प्रकट करने के लिए, उसके सबसे छोटे चिन्ह जो है वो ध्वनि होते हैं। एक तरह से मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। उन्हीं ध्वनियों को जब लिपि चिन्हों के रूप में हम लिखते हैं तो स्वर और व्यंजन के रूप में उसे लिखा जाता है, और स्वर व्यंजन मिलकर वर्ण बनते हैं। वर्णों के समूह को जो अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं, और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है या वाक्य का अंश बन जाता है तो वह पद कहलाता है। और पदों का या शब्दों का सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है, उसे वाक्य कहा जाता है। शब्द और पद में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना है कि शब्द यानी जब तक वो स्वतंत्र है, शब्दकोश में है या एक अलग अलग शब्दों के रूप में है, तब तक उन्हें शब्द कहा जाता है। लेकिन वही शब्द जब एक क्रमबद्ध रूप में प्रयुक्त होकर वाक्य का अंश बनते हैं, अर्थ प्रदान करते हैं, वाक्य के रूप में भाव प्रदान करते हैं, तो वाक्य के उन हिस्सों को, मतलब वाक्य में प्रयुक्त हुए उन शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से पद कहा जाता है, पद के रूप में संबोधित किया जाता है। जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। मित्रों, वाक्य से पहले हम भाषा क्या है वो समझ लेते हैं। भाषा जो है हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी भोलानाथ तिवारी जी का कहना है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य आपस में विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहते हुए अपने मन के भाव दूसरों को बताना चाहता है, दूसरों के विचार सुनना चाहता है, जानना चाहता है, और इसके लिए वो भाषा के माध्यम के रूप में सहारा लेता है। और भाषा उसके मुंह से शब्दों या वाक्यों के माध्यम से व्यक्त होती है। यानी भाषा का एक तरह से शरीर जो है वो वाक्यों से बना हुआ है। तो शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। इन्हीं सार्थक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लिखित भाषा की छोटी इकाई है, जिनके द्वारा लिखने या बोलने वाले के मन का आशय समझ में आता है। यानी सबसे छोटी इकाई इस अर्थ में जो मन के भाव प्रकट कर सकती है एक वाक्य के रूप में। तो आसान शब्दों में अगर देखें तो मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्द समूहों का प्रयोग करता है, ऐसा शब्द समूह जो व्यवस्थित हो, पूर्ण आशय प्रकट करता हो, वो वाक्य कहलाता है। यहाँ पर दो चीजें आप देखेंगे। देखिए, एक है शब्दों का सार्थक समूह, यानी शब्दों को समूह के रूप में रखना और वो पूरा समूह एक तरह से अर्थ प्रदान करता है, वो है वाक्य। लेकिन कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको संभ्रम में डालने के लिए इस तरह का विकल्प दिया जाता है, सार्थक शब्दों का समूह। शब्द सार्थक होते ही है अधिकतर, लेकिन केवल सार्थक शब्दों को एक साथ ग्रुप में रख देने से या समूह में रख देने से उसको हम वाक्य नहीं कह सकते। ये ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए कि वाक्य की परिभाषा बिल्कुल संक्षेप में शब्दों का सार्थक समूह जो मन के भाव प्रकट करने में सक्षम है, अर्थ देने में सक्षम है, वह वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के दो अंग होते हैं महत्वपूर्ण। वाक्य की संरचना के आधार पर, वाक्य की बनावट के आधार पर उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। ये दो भाग, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य वाक्य का वो अंग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है, वो उद्देश्य होता है। जैसे राम सो रहा है, राजू खाना खा रहा है, किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, जवान देश की रक्षा करते हैं। इन वाक्यों में राम, राजू, किसान, जवान, इनके विषय में बात हो रही है, यानी इनके बारे में इन वाक्यों में बताया जा रहा है। तो जिनके बारे में बात की जा रही है ये
राम, राजू, जवान और किसान, ये इस वाक्य में प्रयुक्त हुए उद्देश्य हैं। विधेय वाक्य में जो उद्देश्य आता है, उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी उद्देश्य के बारे में कहने वाला वाक्य का वो हिस्सा विधेय कहलाता है। जैसे करण खेल रहा है, चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रा गीत गा रही है, मंजरी बस से शहर गई। इन वाक्यों में खेल रहा है, चित्र बनाता है, गीत गा रही है और बस से शहर गई, ये वाक्यों के विधेय है। अर्थात अगर करण उद्देश्य है तो उसके बारे में बात करने वाला वाक्य का अंश खेल रहा है, ये विधेय है। चित्रकार उद्देश्य है, चित्र बनाता है, विधेय है। चित्रा उद्देश्य है, गीत गा रही है, विधेय है। मंजरी बस से शहर गई, मंजरी उद्देश्य है और बस से शहर गई, ये विधेय है। अब हम जानेंगे वाक्य के भेद। मित्रों, वाक्य के भेद मुख्यतः दो आधारों पर किए जाते हैं। एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और इन 8 भेदों को आपने कक्षा 9वीं में पढ़ लिया है, इसलिए उन भेदों की चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। इस वीडियो में मुख्य रूप से हमें जानना है रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद है, 3 भेद किए जाते हैं, उनको हम जानेंगे। पहला भेद है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय होता है और एक मुख्य क्रिया होती है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रविवार को भी हम पढ़ेंगे, वह फलों के लिए बाजार गया, राम खाना खाकर सो गया। अब यहाँ पर एक उद्देश्य है, एक विधेय है, ये सरल वाक्य है। जरूरी नहीं कि सरल वाक्य अत्यंत छोटा ही हो, बड़े बड़े वाक्य भी हो सकते हैं। जैसे राम खाना खाकर सो गया, इसमें 2 क्रियाएं दिखती है, एक तरह से खाना खाना और सो जाना, लेकिन मुख्य क्रिया जो है वो यहाँ सोना है। जो खाने की क्रिया है वो क्रिया पूर्वकालिक कृदंत के रूप में वहां आई है, अर्थात वो उस क्रिया के पूरे होने के बाद वो मुख्य क्रिया हुई है, इसलिए वो क्रिया के रूप में वहां पर नहीं है। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य या 2 छोटे वाक्य, दूसरे आसान शब्दों में कहे तो किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय आप लोगों ने पढ़े हैं, जो एक तरह से जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय करना यानी जोड़ना, ठीक है। उदाहरण देखेंगे, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, आप खाना खाएं और आराम करें, आप चाय पिएंगे या कॉफी, राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है, सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। इन वाक्यों में देखेंगे हम कि माँ बाजार गई एक छोटा वाक्यांश है और सब्जियां लेकर आई ये एक उपवाक्य है, और दोनों को जोड़ने का काम और शब्द करता है। उसी प्रकार आप खाना खाए एक अलग वाक्य है छोटा, और आराम करे दूसरा वाक्य है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। और आप चाय पिएंगे ये एक स्वतंत्र उपवाक्य है, और कॉफी, यहाँ कॉफी में ये वाक्य जो है निहित है कि कॉफी पिएंगे या कॉफी पिएंगे, इस तरह प्रश्न है वहां। राम बीमार है ये एक कथन है, स्कूल नहीं आया दूसरा वाक्य है, और दोनों को जोड़ने का कारण, जोड़ने का कार्य जो है वो इसलिए शब्द करता है। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है, यहाँ तो की भूमिका जो है जोड़ने वाली है। सोमवार को हड़ताल है अतः, अतः यानी इसलिए बाजार बंद रहेगा। तीसरा है, देखिए, अब तीसरे प्रकार को पढ़ने से पहले संयुक्त वाक्य पहचानने के लिए जो कुछ युक्तियां हैं वो देखते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं।
और उपवाक्य होते हैं, लेकिन फिर भी उन दो छोटे छोटे वाक्यों में पूर्ण अर्थ का बोध देने की क्षमता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त वाक्य पहचानने के लिए ये जो समुच्चय बोधक अव्यय है, इनको आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह कौन से हैं? किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि। ये योजक शब्द हैं, यानी समुच्चय बोधक शब्द हैं, जोड़ने वाले अव्यय है। ये समुच्चय बोधक अव्यय इनको हम कहते हैं। अव्यय के यानी शब्दों के 8 प्रकार जो होते हैं, उनके आधार पर ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। लेकिन आपको संयुक्त वाक्य की पहचान करने के लिए इनको ध्यान में रखना है, याद रखना है। किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः, ऐसे शब्दों के साथ जो दो वाक्य जुड़े हैं, और दो वाक्य जुड़कर एक ही वाक्य जब वो बना हुआ है, तो वो संयुक्त वाक्य ही है। ये आप आराम से पहचान सकते हैं। तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक अन्य उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य होता है, वो उस पर आश्रित होने के कारण उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य और दूसरा जो होता है उस पर आश्रित होता है, ये ध्यान रखें। यानी मुख्य वाक्य के बिना आश्रित का कोई भी स्थान नहीं होता। मिश्र वाक्य के उपवाक्य जो है आमतौर पर की, जैसा, तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि ऐसे व्यधिकरण अव्यय जो होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं। व्यधिकरण योजक यानी ये भी समुच्चय बोधक ही होते हैं, लेकिन इनको हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। और जो संयुक्त वाक्य में हमने देखे उनको जो है समानाधिकरण कहते हैं, इनको व्यधिकरण कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखिए। जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई, तो जब और तब के साथ ये जुड़े हुए हैं। दूसरा, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि जहाँ जब, तब, जो, वे, जैसे ही, वैसे ही, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, है ना, जिसका, उसका, जिसने, उसने, जो, वह, इस तरह के दो अव्यय व्यधिकरण योजक अव्यय समुच्चय बोधक से आते हैं। यानी समुच्चय बोधक के अंतर्गत दूसरा एक उसका उपभेद होता है, व्यधिकरण योजक शब्द होते हैं। ये व्यधिकरण योजक शब्द जब, तब, जो, वे, जैसे ही, वैसे ही, यद्यपि, तथापि और क्योंकि इस तरह जब प्रयुक्त होते हैं तो मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य कहेंगे कैसे कि मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। यानी एक मुख्य होता है, दूसरा उपवाक्य होता है, और उपवाक्य कभी कभी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, शेष अन्य उपवाक्य उसी पर आश्रित होते हैं, और जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उनको आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। और ये उपवाक्य सामान्य तौर पर जो, जब, तब, जहां, वहां, की, क्योंकि, अगर, मगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि ऐसे शब्दों के साथ जुड़े होते हैं। इससे हम आराम से पहचान सकते हैं कि प्रयुक्त हुआ जो वाक्य हमारे सामने है वो मिश्र है, सरल है या संयुक्त है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने सरल वाक्य क्या होता है वो जाना, मिश्र वाक्य क्या होता है वो समझा, और संयुक्त वाक्य क्या होता है वो समझा। अब आगे हम बात करेंगे मिश्र वाक्य के जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उन उपवाक्यों के कुछ अलग अलग भेद होते हैं, और उन भेदों के साथ साथ इन वाक्यों को एक दूसरे रूप में रूपांतरित करने की बात भी हमारे पाठ्यक्रम में है। लेकिन इस वीडियो में केवल इन तीनों वाक्यों की प्राथमिक पहचान और प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने के बाद हम रुकते हैं। के भेद और वाक्यों का एक दूसरे में रूपांतरण ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।